जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। सो फाइनली संडे को जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी का ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने जा रहा है। देखो वैसे तो कल का दिन है अभी आपके पास, बट ये आज वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करनी है क्योंकि कुछ चीज़ें जो एक दिन पहले भी तुम कर सकते हो एग्जाम में जाने से पहले, वो भी तुम्हें कुछ गाइड कर दूंगा मैं। और एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से चीज़ों को डील करना है, क्या मैंने कभी कोई मिस्टेक करी है, उससे मैंने क्या सीखा है और आपके लिए क्या टिप्स मेरी होंगी, उन पे हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पहली बात तो बहुत से बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि इस बार सेंटर्स कुछ बच्चों के काफ़ी बच्चों के सेंटर्स बहुत दूर दूर हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बने। तो पहली बात तो सेंटर्स दूर हैं तो सेंटर ढूंढने में भी दिक्कत आती है। जब आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके सेंटर ढूंढते हो जिनका आपको आइडिया नहीं होता है तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है। सो टाइमली चले जाना, ठीक है, टाइमली अपने सेंटर्स को देख लेना। इसके लिए तो मैं सबसे पहली सजेशन तो यही दूंगा कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने सेंटर ढूंढने तो पहले तो आप आपस में एक दूसरे के साथ कुछ बच्चे कोऑर्डिनेट कर लो ताकि आप टाइमली जो है पहुंच जाओ। 3-4 बच्चे मिलकर आप एक गाड़ी भी लेके जा सकते हो, ऐसा आप अपने में आप सिस्टम कर सकते हो। ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, देखो लेट किसी एग्जामिनेशन सेंटर में लेट पहुंचने का सबसे बड़ा, मैं क्यों बोलता हूँ कि लेट नहीं पहुंचना, लेट पहुंचने से एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। मान लो आप सेंटर में पहुंचे ही लेट, वो गेट क्लोजिंग हो रही थी, आपको गेट वाले बोलेंगे हम आपको अलो नहीं करेंगे, तो फिर आपका माइंड ना उस तरह से फंक्शन करना शुरू हो जाता है कि मतलब यार किसी ने डांट दिया, किसी ने ये बोल दिया, फिर अंदर नहीं जान दी, फिर तुम पूरी बहस करोगे, ये सब सिस्टम होगा। तो इस एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए आप टाइमली सेंटर में पहुंचने की कोशिश करना। ठीक है, पहले तो आपने यही करना है। सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर में आप क्या करोगे, उससे पहले एक दिन जो आपका एग्जाम से पहले वाला, मान लो आपकी 18 की डेट है, 19 को आपका एग्जाम है, तो कल के दिन जो है आप क्या करोगे 18 अप्रैल को, पहले मैं उसके बारे में कोई डिस्कशन करूँ। देखो आप सबका अपना शेड्यूल होगा, तुमने 18 को क्या प्रिपेयर करना है, क्या देखना है, वो तुम अपने हिसाब से करोगे, बट जिन चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा उन पर आपने इंफोसाइज करना है। सबसे पहली बात, 18 अप्रैल को ट्राई करो कि जो भी आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं आप उनको एक बार रिवाइज कर लो। तो फैक्चुअल थिंग्स आपने रिवाइज करनी। सर फैक्चुअल थिंग्स मतलब जैसे मान लो हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी आप देख सकते हो, हिस्ट्री के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको फैक्चुअल डेटा है जो आपको भूल सकते हैं, तो उसको आप देख सकते हो। फिर आप मैथ्स के फॉर्मूलाज जो है क्वांट के वो देख सकते हो, आपको भूल सकते हैं। फिर इडियम्स फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आप देख सकते हो। जो कंसेप्चुअल पार्ट है ना, उसको 18 को देखने की जरूरत नहीं। अगर एक बार आपका कंसेप्ट बन गया है, मैंने आपको कितनी बार ये बोला है, तो वो पेपर में आप कर लोगे, बट 18 की डेट में आप फैक्चुअल चीजों को अच्छे से कर सकते हो। तो आप कल का दिन फैक्चुअल चीजों को देखोगे। ठीक है। दूसरी बात, ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपको इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो बेसिक चीजें पढ़ी है मुझे वो भी याद नहीं आ रही, ये बिल्कुल कॉमन है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल भी ठीक हो, मतलब बिल्कुल भी खराब सिचुएशन में नहीं हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक कॉमन पर्सन हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि सबके साथ यही होता है, आपको पेपर के पहले दिन आगे ही प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और तुम्हें ऐसा लगता है ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, बट तुम्हें पेपर में याद आ जाएगा, डेफिनेटली याद आ जाएगा। तो अगर तुम्हें बेसिक चीजें नहीं याद आ रही हैं अभी तो टेंशन मत लो, और कल के दिन ऐसे मॉक वॉक के चक्कर में ज्यादा मत फंसना। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा डिफिकल्ट सा मॉक दे दोगे, आपने खुद ही दिमाग में सोच लोगे, वहां पे लगेगा नहीं, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तो अवॉइड ही करना। ठीक है, मॉक भी तुमने जो देने थे दे दी है, प्रैक्टिस तुमने कर ली है। तो मतलब सबसे पहले तुमने क्या करना है, 18 अप्रैल को ज्यादा रिवीजन में ही फोकस करना, नई चीजें भी पढ़ने पे ज्यादा फोकस नहीं करना। इसलिए मैं आपका आज कोई मैराथन सेशन नहीं लाया, मैं सोचा कि अगर आज मैं कोई नया टॉपिक की मैराथन सेशन ले आऊंगा तुम्हें अब वो ही रिवाइज करने में दिक्कत आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, फैक्चुअल चीज, जैसे कल करंट अफेयर का सेशन आया वो देख सकते हो, प्लस जो भी फैक्चुअल डेटा रिलेटेड मैंने आपको बता दिया वो चीजों पे आप फोकस करोगे। बट ये टेंशन मत लेनी है कि मुझे अब बेसिक चीजें भी याद नहीं आ रही, क्योंकि पेपर में याद आ जाएगी, ये सबके साथ होता है, ये कॉमन चीज है। ठीक है, ये कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कल 18 को आपने क्या करना है, टाइमली सो जाना है। ठीक, देखो रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर योर एग्जाम। मैं अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक एग्जाम था मेरी लाइफ का, मैंने अपने टाइम पे उसके लिए बहुत प्रिपेयर किया था, उस साल उस टाइम पे बहुत प्रिपेयर किया था उस एग्जाम के लिए, और जस्ट मेरी अच्छी हेल्थ ना होने की वजह से मैं उस पेपर को नहीं निकाल पाया। वही पेपर उसी दिन मैं जब घर पहुंचा और मैं उस पेपर को जब घर बैठ के एनालाइज कर रहा था ना रात के समय, तो मुझे ऐसा लगा था यार ये तो मतलब आता है तुझे, कहाँ इतनी सिली मिस्टेक करके आया तो मतलब कई बार आपकी रेस्ट प्रॉपर ना होने का रीजन जो है वो भी बनता है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो। तो प्रॉपर रेस्ट आपने लेनी है, टाइमली आपने सो जाना है। प्रॉपर रेस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के लिए, और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। बस ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। तो प्रॉपरली टाइमली सोने चला जाना है ताकि अगले दिन आप टाइमली जो है एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचोगे। ठीक है, अब ये तो थी कुछ चीजें जो आपको फॉलो करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब चलते हैं एग्जामिनेशन हॉल पे। तो एग्जामिनेशन हॉल पे आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, जिन चीजों में तुम्हें फोकस करना है, और जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा
बताऊंगा कि क्या गलतियां होती हैं, वो तुम ठीक कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, आपके 80 क्वेश्चंस आने ना, आपके 80 क्वेश्चंस हैं और आपका पेपर जो है वो 80 मिनट का ही है। देखो आप अभी जो जेके एसएसबी का ट्रेंड है ना, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, पेपर लेंदी बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जीके बिल्कुल सिंपल एक वन लाइनर टाइप क्वेश्चन, अब जीके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पहले तो 3 स्टेटमेंट्स पढ़नी है, फिर आपको समझना है 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3, ठीक है, ओनली 1, ऐसी स्टेटमेंट्स के आंसर देखने। तो मतलब आपकी जो जीके जो स्टेटमेंट वाइज अब शुरू हो गया ना, स्टेटमेंट वाइज होने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तुम्हारे क्वेश्चन अब टाइम खाएंगे, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन को टाइम देना पड़ेगा। तो आपने एक क्वेश्चन को उतना ही टाइम देना है जितना आप सारे क्वेश्चन देख पाओ। ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं निकल रहा, या मैथ्स का कोई क्वांट का क्वेश्चन है या रीजनिंग का तुम्हें नहीं समझ आ रहा, या कोई जीके का ही क्वेश्चन है तुम्हें नहीं पता चल रहा, बट तुम उसको टाइम दिए जा रहे हो, तो वो एक क्वेश्चन एक ही नंबर देगा तुम्हें, फाइनली में निकल भी गया। बट उसके चक्कर में लास्ट के 10 क्वेश्चन तुम देख ही नहीं पाए ना, अगर वो बहुत ईजी हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। सो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन टाइम लेंगे, तो ये नहीं है कि टाइम तो लेंगे, टाइम देना है, बट इतना भी नहीं देना कि एक ही क्वेश्चन में उलझे रहो। इस चीज पे सबसे ज्यादा तुम्हें एम्फेसाइज करना है, क्योंकि पेपर में तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत यही चीज देगी। अभी जो रिसेंट पेपर हुए, चाहे वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर हुआ या और भी जो फॉरेस्ट वगैरह के, वाइल्ड लाइफ गार्ड वगैरह के पेपर हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, अगर तुम में से भी बच्चों ने पेपर दिया होगा तो तुम्हें भी ये चीज क्लियरली पता होगी। ठीक है, और मेरा ये सजेशन है कि तुमने, सजेशन क्या है, मतलब ये इंप्लीकेशन है तुम्हारे लिए, तुमने मानना ही मानना है कि तुमने 80 के 80 क्वेश्चन स्टडी करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे 5 क्वेश्चन तुमने लास्ट तक देखे ही नहीं, तुमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, 80 के 80 क्वेश्चन तुमने पढ़ने हैं। ठीक है, पेपर छूटना नहीं चाहिए, पेपर पूरा पढ़ना है तुमने। तो इस तरह से मैनेज करना कि पेपर तुम्हारा पूरा पढ़ने हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों से गलतियां होती हैं, हम, मेरे से भी हुई हैं, तुम्हारे से भी होती होंगी, कि कई बार हम क्या करते हैं, हम कुछ पोर्शंस को इतना टाइम दे देते हैं कि लास्ट में पहुंचते पहुंचते जो क्वेश्चंस हमारे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, जो हमें आते थे, वो 5-6 क्वेश्चन हम पेपर में उधर तक पहुंच ही नहीं पाते। और जब हम घर निकल के देखते हैं ना, और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर निकल के, और वो इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम उसको उधर तक पहुंच जाते, वो 5 के 5 क्वेश्चन हम इजिली कर पाते, तो फिर हमें बहुत दुख होता है। तो आपने 80 के 80 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे उन सबको पढ़ना है, वहां तक पहुंचना है, ये इस पे सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कई बच्चे क्वांट से बहुत भागते हैं, क्वांट से सबसे ज्यादा बच्चे भागते हैं, और रीजनिंग से भी भागते हैं, क्वांट से भी भागते हैं। देखो क्वांट्स के कुछ क्वेश्चन आपको इतने इजी आएंगे ना, डायरेक्ट होंगे, आपको जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, ये कंसेप्ट लगाना है, तो वो क्वेश्चन निकल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, क्वांट से या मैथ से पीछे मत भागना, उसको भी, उन क्वेश्चंस को भी देखना, उनके ऑप्शंस को देखना, और ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना। क्वांट रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं निकल सकता अगर आप ऑप्शंस को यूज करोगे। पहले तो आपने अपना पढ़ा हुआ कंसेप्ट, अपना पढ़ा हुआ फॉर्मूला लगाना है, वहां से क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। अगर आप मैथ रीजनिंग में वीक हो तो आप इस पोर्शन को बाद में भी ले सकते हो, पहले बाकी पोर्शन करो जो आपके स्कोरिंग है। बट आपने लास्ट में जब इस पोर्शन को कर रहे हो, आपने अपना कंसेप्ट जो पढ़ा हुआ था लगा दिया, आपसे नहीं निकला क्वेश्चन, फॉर्मूला लगा दिया, नहीं निकला, तो 4 ऑप्शंस पुट कर दो वहां पर, उस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन पुट कर दो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन को वो आपका आंसर होगा। देखो मैथ रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, ये मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी, मतलब जैसे कोई जीएसटी इंस्पेक्टर है, दिस दैट इन पोस्ट में, और उन पेपर्स में मैथ रीजनिंग ही आता है, एसएससी वाले पेपरों में ना, आप सबको पता है, तो उसमें मैथ रीजनिंग ही आपका कमांड अच्छी खाती है। तो उनका भी यही एक्सपीरियंस है, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो कैसे पेपर देते हैं, वो पेपर में क्वेश्चन जो है वो उनको अगर नहीं पता क्वेश्चन कैसे निकालना है, वो सबसे पहले तो देखते हैं यार ऑप्शन पुट करके चलते हैं। तो आपने मैथ रीजनिंग में पहले तो अपने कंसेप्ट, अपने फॉर्मूला के बेसिस में करने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं हो रहा तो आप अपने जो ऑप्शन है उनको पुट करके, ऑप्शन दिए इसलिए ना एग्जामिनर में, अगर उसने ऑप्शंस आपको हेल्प के लिए नहीं दिए होते तो भाई वो तो सब्जेक्टिव पेपर होता ना, तो ऑप्शंस की आप यूज करोगे। और ऑप्शन सिर्फ क्वांट रीजनिंग के लिए काम नहीं करता, ऑप्शंस की हेल्प आपको जीके में भी काफी पड़ेगी। आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए। कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं हम? मान लो, ये मैंने आपको बड़ी प्रैक्टिस भी करवाई है पीवाईक्यूज में, बट फिर भी बता देता हूं। मान लो आपने क्या, ये पहली एक स्टेटमेंट थी, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, ठीक है, फिर आप क्या है, 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट, ठीक है, ऐसे आपने देखना है। तो आपने मान लो पहली स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है, और 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है, पहली स्टेटमेंट पढ़ी, दूसरी तीसरी स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको पहली स्टेटमेंट नहीं आती है तो फिर क्वेश्चन ही छोड़ देना है। आपको तीसरी स्टेटमेंट नहीं आती तो भी क्वेश्चन ही छोड़ देना है। बट आपको दूसरी स्टेटमेंट का पता था और आपको पता चल गया दूसरी स्टेटमेंट गलत है,
आपको पहली स्टेटमेंट पता नहीं है, तीसरी पता नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आपको ये पता चल गया कि दूसरी स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 1 और 3 निकल जाएगा। बहुत से क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं, बट तुम पहली स्टेटमेंट देख के ही डर जाते हो, तुम्हें वो आती नहीं होती तो बाकी स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं हो। ऐसा नहीं करना, तुमने सारी स्टेटमेंट पढ़नी है। तुम्हारी कोई स्टेटमेंट जो है तुम्हें ऑप्शंस की हेल्प से ऑप्शंस एलिमिनेट करके तुम आंसर तक पहुंच जाते हो। ये छोटी छोटी चीजें है ना, तुम ये चीजें इग्नोर करते हो, तुम बहुत मेहनत करते हो बट इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, और यही चीजें जो है इस टाइम पे यही होता है। देखो पढ़ा सबने होगा, सबने प्रिपेयर किया होगा, फिर एक पेपर निकाल देता है, एक पेपर में रह जाता है, वो क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है एंजाइटी की, प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स। यही टिप्स एंड ट्रिक जो है एग्जाम्स में यूज की जाती हैं। जो इनमें माहिर होता है इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और आपको क्यों बोला जाता है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क से ही पेपर निकलता है? हार्ड वर्क तो तुम सबने किया ना यार, तुम लोग सब पढ़े, कौन नहीं पढ़ा होगा? जिसने पेपर निकालना है, जिसके घर में नेसेसिटी है पेपर की निकालने की, जॉब लेने की, तो सब भी पढ़ के आए। फिर कुछ का निकलता है, कुछ का नहीं। देखो लक फैक्टर है, मैं मानता हूं, बट ये चीजें भी तो तुम्हें ही करनी है, ये तुम्हारे एक प्रिपरेशन का ही पार्ट है। तो आपने जो भी जीके वाला पोर्शन होगा उसमें आपने ऑप्शंस जो हैं उनको यूज करना, ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज करना, और मैथ क्वांट रीजनिंग वाले पोर्शन में आपने ऑप्शंस को पुट करना है वहां पर। अगर आपका आंसर आपके तरीके से नहीं निकल रहा है तो ऑप्शन पुट करोगे, बट ये सब तुम्हें तभी टाइम देगा अगर तुम पेपर फास्टली करो। ये नहीं कि तुम ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है? ये आप नहीं करना। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक्स बताते हैं, सर हमने 3 क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर में ठीक मार्क किए थे, बट हमने गोले गलत भर दिए। ए भरना था, बी भर दिया, बी भरना था, सी भर दिया, सी भरना था, डी भर दिया। ठीक है, ये सबसे मिस्टेक्स होती हैं। अब इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें? मुझे नहीं पता तुम मार्क शीट कैसे भरते हो, हर पर्सन का अपना तरीका है। मैं तुम्हें ये भी नहीं बोलूंगा तुम चेंज कर दो लास्ट मिनट में, मैं जस्ट तुम्हें अपना बता दूंगा। मैं क्या करता हूँ, मान लो ये 80 क्वेश्चन थे ना, इसमें ये 80 क्वेश्चन का आपका पेपर था, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे 80 के 80 क्वेश्चन एक ही बार करने के बाद लास्ट में नहीं भरूंगा मैं, ठीक है? ऐसा तो मैं कभी नहीं करता, मैंने आज तक किसी पेपर में नहीं किया। मान लो ये 80 क्वेश्चंस, तो मान लो 4 सेक्शन में इसको 2-2 20-20 में डिवाइड कर सकता हूं ना। तो मान लो पहले 20 क्वेश्चन जब मेरे होंगे तो मैं उनको ओएमआर शीट में लगा दूंगा, फिर 20 जब होंगे उनको ओएमआर में लगा दूंगा, फिर 20 होंगे उनको ओएमआर, फिर इसको ओएमआर, मतलब इनमें से जितने मैंने किए होंगे। फिर लास्ट में जब मैं एक नजर लगाता हूं कि इन क्वेश्चन, मान लो मेरे को 80 में से 70 क्वेश्चन जो है मैंने पहले मैं कर दिए। अब 10 क्वेश्चंस का मुझे कोई अता पता नहीं था तब, पर मेरे पास टाइम बच गया, 5-10 मिनट बचे, तो मैं इन 10 क्वेश्चन को वापस देखूंगा। उनमें से मान लो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, तो फिर मैं उसको वापस जाके पुट करूंगा ओएमआर शीट में। बट पहले मैं क्या करूंगा, एक ही बार 80 क्वेश्चन सॉल्व करके ओएमआर शीट में नहीं भरूंगा, मैं उसको बाय पार्ट करता हूं। या 10 लगा दिए, 10 पहले क्वेश्चन किए, 10 लगा दिए ओएमआर शीट में, फिर या 20 किए, 20 लगा दिए। मैं इस तरह से करता हूं, ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से पेपर करता हूं और इसने मेरे लिए काम किया है। कोई तुम्हारा तरीका हो सकता है, वो तुम्हारे लिए भी काम कर सकता है। हर पर्सन की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट यहां पर मैं तुम्हें अपने तरीके से बताऊंगा। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको बताई थी वो आपको बता चुका हूं। पहले तो ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करनी है जीके पोर्शन में, और भी बाकी पोर्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथ रीजनिंग में भागना नहीं है। जो आपने फॉर्मूला कंसेप्ट पढ़ा उसको यूज करना नहीं लग रहा, ऑप्शंस को पुट करने की कोशिश करो। कल का दिन जो है वो फैक्चुअल चीजों पर ज्यादा फोकस करो, फैक्चुअल चीजें भूल जाती हैं। और टाइमली सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। अगर तुम प्रॉपर रेस्ट लेके पेपर में जाओगे तुम्हारा दिमाग फंक्शन करेगा। जब मैं पेपर की प्रिपरेशन करता था, जब मैं पेपर में जाता था, मेरी 15-20 2 महीने 3 महीने की प्रिपरेशन ने मेरा पेपर नहीं निकाला है। मेरा पेपर निकाला है मेरी लाइफ टाइम की प्रिपरेशन ने। कई बार ऐसे कंसेप्ट थे जो मैंने स्कूल टाइम में भी पढ़े थे, वो ऐसे कंसेप्ट भी पेपर में आ जाते हैं। तो वो कंसेप्ट तब आप पेपर में यूज कर सकते हो जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी वहां पर। तो पेपर में मेंटल हेल्थ ठीक होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आप अच्छी प्रॉपर हेल्थ रेस्ट लेके पेपर में जाओगे। इस पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, क्योंकि तुमने अब मतलब इतने टाइम से जो पढ़ना था पढ़ लिया, एक दिन में तुम वो तो हो नहीं कि सारा कुछ, एक रोबोट तो हो नहीं चिट्टी के सारी बुक्स ऐसे घुमाओगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा। एक दिन में पॉसिबल नहीं ना वो। तो एक दिन में जो एटलीस्ट पढ़ा हुआ है उसको आप इफेक्टिवली एग्जाम में यूज कर सको, उसके लिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज करता हूँ, ठीक है? बाकी आज मैराथन सेशन ना लाने का यही रीजन था कि मैं नहीं चाहता कि लास्ट टाइम आपको 1.5 घंटे का ऐसा सेशन दे तुम उसी में उलझे रहो, ठीक है? वैसे मैं ले आता शाम को, इसलिए मैंने आपको आज ही समझा दिया। कल और परसों इस तरह से चीजों को करो, बाकी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यही चीजें मुझे कुछ आपको गाइड करनी थी, बाकी आप खुद सभी समझदार हो, ठीक है? आपने अच्छे से पढ़ा, यू हैव रेड इट वेल, यू कैन डू इट वेल, ठीक है? आप कर सकते हो, आपने पढ़ा भी अच्छे से। सो स्टे कॉम, स्टे पॉजिटिव, ठीक है? थोड़ा पॉजिटिवली अपने दिमाग में काम करोगे, अच्छे अब कर लोगे। देखो मैं जितना कर सकता था आई हैव डन इट, जितना मैं पढ़ा सकता, पता नहीं अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, जिस तरह से जो भी कोशिश तुम पर कर सकता है जूनियर असिस्टेंट के लिए वो मैंने करी है। अब आपकी मेहनत और
आपके ऊपर ऊपर वाले की कितनी रहमत है, ये तीन चीजें वर्क करेगी। अब आपका काम है, मेरा काम हो गया यहाँ तक, मेरा यहाँ तक था, ठीक है। कल के दिन में रेस्ट करूंगा, परसों तुम्हारा पेपर एनालाइज करूंगा। तो अब इसके बाद आपकी मेहनत, ठीक है, जो आपने करी है, और ऊपर वाले की आपके ऊपर रहमत कितनी है, ये डिसाइड करेगी कि आपका पेपर में क्या होगा, ठीक है। लेकिन दिल में एक चीज हर इंसान के होनी चाहिए। जैसे मैं अपने टाइम पे प्रिपेयर करता था, मेरा स्कूल टाइम से यही नेचर है कि जब मैं प्रिपेयर करता हूं तो मैं अपना 100% देता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो अपना 100% देता हूं, जब मैं खुद पढ़ता भी था तब भी अपना 100% देता था। बट उसके बाद क्या होता है, उस पर मैं ज्यादा टेंशन लेता, ठीक है। जब मैंने अपना 100% दे दिया, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो मेरे हाथ में तो वैसा भी नहीं है। आपको पता है, सभी एफर्ट्स लगाते हैं, सभी मेहनत करते हैं, अब लक फैक्टर भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब लक की वजह से अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो उसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो अपना 100% दिया है ना। तो तुमने भी अपने तरफ से 100% मेहनत किया, मैंने भी अपनी तरफ से 100% मेहनत करवाई है, तुम्हें और भी टीचर्स ने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया हो, तुमने अच्छे से मेहनत करके गए हो, तो तुम्हारा हो जाएगा। अगर जो होगा वो उस दिन देखा जाए, बट अभी तुम 100% श्योर हो कि तुम्हारा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होके अच्छी तरह से तुम लोग पेपर करोगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल वंस अगेन। सो एक ईडीएम के साथ जो है हम इस क्लास को एंड करेंगे। क्या पता ये पेपर में आ जाए, ब्रेक अ लेग, ठीक है। तो ब्रेक अ लेग अगर पेपर में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं मार्क कर देना कि टांग टूट गई, गुड लक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गुड लक को बोलते हैं। तो ब्रेक अ लेग, इसके साथ अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो मैं आपको समझाता गाइड करता रहूं हमेशा, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी पेपर अच्छे से करना, बाकी जो भी होगा मैं कल रात को भी आपको मैसेज वगैरह में इंटीमेट कर दूंगा। मुझे जो दिमाग में आएगा इन चीज़ का भी पेपर में ध्यान रखना है, तो व्हाट्सएप टेलीग्राम के उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बाकी अच्छे से और कोशिश करना टाइमली आप सेंटर में पहुंच जाओगे, और घर से भी टाइमली निकल जाना, क्योंकि सेंटर दूर दूर हैं, ताकि आप टाइमली वहां पर पहुंच जाओगे। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू।